दोस्तों, एक मौलवी साहब जो काफ़ी उम्रदराज हो चुके थे, अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में चारपाई पर आराम से बैठे रहे थे। तभी झोपड़ी के बाहर एक महिला कलेक्टर की गाड़ी आकर रुकती है। महिला कलेक्टर गाड़ी से उतरती है और झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। अंदर पहुंचकर महिला कलेक्टर मौलवी साहब के पैर छूती है और कहती है कि अब्बा मैं आ गई हूँ। इस बात को सुनकर मौलवी साहब थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटी तुम कौन हो और मुझे अब्बा क्यों पुकार रही हो। तो महिला कलेक्टर उनसे कहने लगती है कि अब्बा आप मुझे भूल गए, मैं हिमानी वर्मा हूँ, मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ। इस नाम को जैसे ही मौलवी साहब सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे रोते हुए उस लड़की को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, कौन थी वह लड़की, कौन थी वह कलेक्टर और क्या कनेक्शन था उनका मौलवी साहब से, पूरी कहानी की सच्चाई जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता के साथ निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम जयप्रकाश वर्मा होता है और उनकी पत्नी का नाम शकुंतला वर्मा होता है। शकुंतला जी की अभी गर्भवती है और कुछ दिनों बाद उनकी डिलीवरी होने वाली है। तो इस बात को सोच सोचकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश थे, क्योंकि अब उनका वंश दुनिया में आने वाला था, जिसके लिए उन्होंने अनेकों सपने सजाए हुए थे। धीरे धीरे समय गुजरता है, अब समय आ जाता है डिलीवरी का। तो जयप्रकाश वर्मा ने अपनी पत्नी को एक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और डिलीवरी होने का इंतजार करने लगा। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपकी पत्नी की जान हम नहीं बचा पाए। डिलीवरी के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। अब इस बात को सुनकर जयप्रकाश जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। इसके बाद वो पूछते हैं कि बेटा हुआ है या बेटी। तो डॉक्टर बताते हैं कि बेटी हुई है। जयप्रकाश अपनी बच्ची और पत्नी को घर ले आता है। कुछ दिन लीव में गुजर जाते हैं। जयप्रकाश जी खुद को संभालते हैं और अपनी बेटी के पालन पोषण में लग जाते हैं। वो अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दे रहे थे। उस लड़के का नाम हिमानी वर्मा रखते हैं। अब हिमानी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। वो स्कूल जाने के काबिल हो गई थी, तो उसके पिता ने एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन कराया था। समय ऐसे ही गुजरता गया। अब हिमानी 10वीं क्लास में आ गई थी। फिर 10वीं क्लास के एग्ज़ाम देती थे। हिमानी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। उसके पिता को इस बात की बहुत खुशी होती थी कि उनकी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। वो अपनी बेटी का और भी ज़्यादा हौसला बढ़ाया करते थे। कहा करते थे कि बेटी तो पढ़ लिख कर जरूर एक दिन कोई बड़ी अफसर बनेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। लेकिन दोस्तों, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से जयप्रकाश वर्मा की एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है और इसके बाद हिमानी बिल्कुल अकेली रह जाती है। अब हिमानी के रिश्तेदार सभी उनके घर इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग ये तय करने लगते हैं कि अब हिमानी को अपने साथ कौन ले जाएगा। तभी वहाँ कर हिमानी की बुआ आ जाती है और वो उन लोगों से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, हिमानी को मैं अपने पास रखूँगी और इसे अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार दूंगी। अब हिमानी को सभी रिश्तेदारों की मर्जी से उसकी बुआ के पास छोड़ दिया जाता है। वो अपनी बुआ के साथ जैसे ही रहने लगती है, धीरे धीरे उसे महसूस हो जाता है कि उसकी बुआ यहाँ पर उसकी परवरिश करने नहीं बल्कि उससे घर का काम कराने के लिए लाई है। क्योंकि दोस्तों, उसकी बुआ हिमानी से घर का पूरा काम करवाया करती थी, उसके बाद ही उसे खाने पीने के लिए दिया करती थी। लेकिन फिर भी हिमानी सभी चीज़ों को सहन करते हुए वहीं पर बनी रहती है और सोचती है कि कोई बात नहीं, अब मेरे माता पिता नहीं है तो यही ठीक है, कम से कम यहाँ पर खाने के लिए तो मिल रहा है। इसके बाद एक दिन उसे पता चलता है कि जो उसने 10वीं क्लास के पेपर दिए हैं उन पेपरों का रिजल्ट आ गया है। अब हिमानी जैसे ही अपना रिजल्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने पूरे ज़िले में टॉप किया है। अब वो अपनी बुआ के पास जाती है और उन्हें बताती है कि बुआ, मैंने 10वीं क्लास में पूरे ज़िले में टॉप किया है, तो आप प्लीज़ मेरी आगे की पढ़ाई को शुरू करा दीजिए, मेरा किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख कर किसी मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा का यही सपना था। वो बार बार मुझसे कहते थे कि बेटा तू पढ़ लिख कर किसी अच्छी पोस्ट को हासिल करेगी। अब इस बात को सुनने के बाद उसकी बुआ को गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है
कि अगर तू पढ़ने लिखने के लिए जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। हिमानी अपनी बुआ को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बुआ उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुझे इस घर के अंदर ऐसे ही रहना पड़ेगा। इसके बाद हिमानी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपने पापा की वो सारी बातें याद आ रही थी जो उसके पापा उसे कहा करते थे। ऐसे ही दिन रात हो जाती है, लेकिन दिन से रात होने के बावजूद भी ना तो कोई उसे खाना देने आया था और ना ही कोई ये कहना आया था कि बेटी मत रो, हम तेरा एडमिशन करा देंगे। इसके बाद हिमानी अपने आप को संभालती है और परिस्थितियों के साथ जीने की कोशिश करने लगती है। कई बार तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं चली जाऊं, लेकिन वो जाती तो कहाँ जाती, क्योंकि उसकी बुआ उसे अपने साथ लेकर आई थी और जो उसका घर था, जिस घर के अंदर वो रहा करती थी, उस घर को बेचकर बुआ ने पैसे अपने पास रख लिए थे। घर ये कहकर बेच दिया था कि मैं इसकी देखभाल करूंगी तो उसमें काम आ जाएंगे। हिमानी इसी तरह से अपना जीवन गुजार रही थी। उसको दिन भर काम करना पड़ता और खाने के लिए उसे तब मिलता जब पूरा परिवार खाना खा लिया करता। इन सभी बातों से हिमानी बहुत परेशान हो जाती है और वह अब इस घर में नहीं रहना चाहती थी। उसको यहाँ पर रहते हुए 1 साल हो गया था और इस 1 साल के दौरान बार बार उसे अपने पापा की वही बातें याद आया करती थी कि बेटी तू पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है और देखना तू एक दिन बड़ी ऑफिसर बनेगी। उसके दिमाग में ऑफिसर बनने का भूत सवार था और इसी वजह से हिमानी उस घर से भागने का फैसला कर लेती है। एक दिन उसकी बुआ और घर वाले किसी शादी में गए थे और हिमानी को घर में अकेला छोड़कर चले गए। आज हिमानी के पास मौका था। वो अपना सारा सामान पैक करती है और चुपके से उस घर से निकल जाती है। फिर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगती है। पैदल चलते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां जाकर एक ट्रेन में बैठ जाती है। अब ट्रेन में तो बैठ गई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। उसे तो केवल इस जगह से निकलना था, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था। वह सोच रही थी कि कभी भी चली जाऊंगी और कैसे भी करके अपने जीवन काट लूंगी, लेकिन अब शाम का समय था। फिर रात हो जाती है। रात के समय में उस ट्रेन में बहुत कम सवारी थी और उन्हीं सवारियों में से एक लड़का हिमानी की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। अब हिमानी को यह सब बुरा तो लगता है, लेकिन वो करे तो क्या करे, क्योंकि फिलहाल वो ट्रेन के अंदर बैठी हुई थी। उसके बाद वो लड़का अपना फ़ोन निकालता है और अपने साथियों के पास फ़ोन करता है और उनसे कुछ बातें करने लगता है। अब हिमानी भी ये सब कुछ होता हुआ देख रही थी। वो बहुत घबरा जाती है। अब जैसे ही अगला स्टेशन आता है तो उसी डब्बे के अंदर एकदम से 3 लड़के और चढ़ते हैं और वो सभी उस पहले वाले लड़के के पास जाते हैं और वो लड़का हिमानी की तरफ इशारा करता है और फिर सभी लड़के हिमानी की तरफ देखने लगते हैं। हिमानी जैसे ही इन सभी चीज़ों को देखती है तो वह खतरे को भांप जाती है और एकदम से उसी स्टेशन पर उतर जाती है। उसके उतरते ही वह लड़के भी उसके पीछे पीछे उतर गए थे और वह हिमानी का पीछा करने लगते हैं। हिमानी अपने बैग को लेकर भागने लगती है और वो लड़के भी उसका पीछा करने लगते हैं। हिमानी कभी इधर छुपती है, कभी उधर छिपती है और ऐसे ही छुपते छुपते एक मस्जिद के सामने पहुंच जाती है। अब सवेरा भी होने वाला था। सुबह के 4 बज चुके थे। तभी एक मौलवी साहब नमाज पढ़ने के लिए उस मस्जिद के अंदर जाते हैं। अब जैसे ही हिमानी मौलवी साहब को उस मस्जिद के अंदर जाते हुए देखती है तो उन्हें बाबा कहकर मदद मांगने लगती है। अब इस आवाज़ को वो लड़के भी सुन लेते हैं, लेकिन इतनी ही देर में मौलवी साहब हिमानी को मस्जिद के अंदर बुला लेते हैं। वो हिमानी से पूछने लगते हैं कि बेटी तू कौन है, कहाँ से आई है और इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है। हिमानी रोते हुए उनको बताती है कि मैं कहीं जा रही थी और रास्ते से 4 लड़के मेरे पीछे लग गए। मौलवी साहब को बताती है कि वो लड़के बाहर खड़े हुए हैं। तो मौलवी साहब मस्जिद से बाहर निकलते हैं और उन लड़कों को धमकाकर भगा देते हैं। वो लड़के भी सोचते हैं कि लड़की मस्जिद के अंदर जा चुकी है और हो सकता है कि मस्जिद के अंदर और भी व्यक्ति हो, इसी वजह से वो भी डरकर वहाँ से चले जाते हैं। और मौलवी साहब अब हिमानी को आराम से बैठने के लिए कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर से पूछते हैं कि बेटी तू कौन है, कहाँ से आई है और तुझे कहाँ पर जाना है। अब हिमानी अपनी पूरी कहानी मौलवी साहब को बता देती है। अपनी कहानी सुनाने के बाद
उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। मौलवी साहब उसको सहारा देते हैं और दिलासा देते हुए कहते हैं कि बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है। अब तू चिंता मत कर, तुझे आगे जिंदगी में क्या करना है तू मुझसे बता। तो वो कहती है कि बाबा, मुझे पढ़ लिख कर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करना है। तो पूछते हैं तू कहाँ जाना चाहती है। तो हिमानी कहती है कि बाबा, अभी तो कोई मंजिल तय नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है। ये तो तय है। मौलवी साहब कहते हैं कि बेटी, अब तो जवान हो रही है और तेरे साथ जो ये अभी अभी हुआ है ऐसा बार बार हो सकता है, तो तुझे किसी घर की ज़रूरत है। तू ऐसा कर, इतने दिन हमारे घर रह सकती है। मेरी बीवी और हम दोनों ही रहते हैं, हमारे कोई औलाद भी नहीं है। फिलहाल तू अपनी यहाँ की पढ़ाई करना और आगे की पढ़ाई के लिए अच्छे शहर चली जाना। अब हिमानी मौलवी साहब के घर में रहने लगती है। मौलवी साहब की उम्र 50 साल थी। उनकी बीवी हिमानी का ख्याल अच्छी तरह से रखती थी। वो लोग उसका एक स्कूल में एडमिशन भी कराते हैं और वहाँ से उसकी आगे की पढ़ाई कराते हैं। हिमानी की परवरिश वो मानो अपनी बेटी की तरह करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल में हिमानी ने अपने स्कूल की एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया था। और जैसे ही हिमानी की 12वीं कक्षा का रिजल्ट आता है तो सभी गांव वाले इस बात को देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की ने 12वीं कक्षा को बड़े अच्छे नंबरों से पास किया है। हिमानी को भी इस बात की बड़ी खुशी होती है और वह मौलवी साहब के साथ इस खुशी को साझा करती है और उन्हें बताती है कि अब्बा, मैंने बहुत अच्छे अंकों से 12वीं कक्षा को पास किया है। तो उसके अब्बा उससे पूछने लगते हैं कि बेटी, आगे क्या करने का इरादा है। तो वो कहती है कि अब्बा, आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना है। तो मौलवी साहब उसे शहर जाने का इंतजाम करते हैं, थोड़े बहुत पैसे भी उसको देते हैं और कहते हैं कि बेटी, अगर और पैसे चाहिए होंगे तो मुझे बता देना, मैं तेरे पास पैसे भेज दूंगा। इसके बाद हिमानी उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकलकर एक बड़े शहर में पहुँच जाती है, जहाँ से वो अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई को करने वाली थी। लेकिन हिमानी मौलवी साहब के ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मौलवी साहब जैसे तैसे करके अपनी बीवी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे और ऊपर से उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। तो वे नहीं चाहती थी कि मौलवी साहब के ऊपर बोझ बने। तो इसी वजह से वो शहर में इधर उधर काम ढूंढने लगती है। काम ढूंढते ढूंढते वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के होटल पर पहुंच जाती है और उस होटल के मालिक से काम के लिए पूछने लगती है। अब होटल का मालिक पहले उस लड़की की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि बेटी, तू क्या काम करेगी। तो वो बताती है कि बाबूजी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप जैसा चाहो वैसा मैं कर दूंगी, कोई भी काम हो वही चलेगा, लेकिन मुझे पढ़ाई के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। उसके बाद होटल मालिक हिमानी के बारे में हिमानी से पूछने लगता है कि बेटी, तू कौन है, कहाँ से आई है और किस वजह से तुझे काम चाहिए। क्या तेरे परिवार वालों ने तेरा साथ नहीं दिया। तो उसके बाद हिमानी रो रो कर अपनी पूरी कहानी होटल के मालिक को सुनाती है। होटल का मालिक भी हिमानी की पूरी कहानी सुनता है तो वे भावुक हो जाता है और उससे कहता है कि बेटी, कोई बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है, तुझे पढ़ना है तो तू यहीं पर रहकर पढ़ सकती है। तेरी पढ़ाई में जो भी मुझसे मदद होगी वह मैं करने के लिए तैयार हूँ और तुझे जैसा भी काम करना हो वैसा काम तुम होटल में कर सकती हो। यानी कि होटल मालिक अभिमानी को आगे पढ़ाना चाहता था। इसका कारण यह था कि होटल मालिक की भी एक बेटी थी और उसको पढ़ाने के लिए होटल मालिक ने बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद की थी, लेकिन वो कुछ खास पढ़ाई कर नहीं पाती है। अब वो हिमानी के अंदर अपनी बेटी का प्रारूप देखते हैं और कहते हैं कि बेटी, अगर तू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गई तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसके बाद होटल मालिक उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं और साथ ही साथ हिमानी होटल पर ही काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ हिमानी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है और जैसे ही हिमानी की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद वो होटल के मालिक से कहने लगती है कि बाबूजी, अब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। तो होटल मालिक उसे खुशी खुशी दिल्ली भेज देता है और उसका पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी लेता है। वे हिमानी का खुद जाकर एक अच्छे से कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराता है और उसके रहने खाने पीने का इंतज़ाम भी करा कर देता है।
हिमानी मन लगाकर मेहनत करती है और मेहनत करने के साथ साथ धीरे धीरे कुछ समय बाद हिमानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाती है। अब जैसे ही वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनती है तो ये खुशखबरी सबसे पहले वो होटल के मालिक को देती है कि बाबूजी मैं जिला कलेक्टर बन गई हूँ। होटल मालिक इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है। इसके बाद हिमानी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक जगह पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब हिमानी के पास सरकारी गाड़ी थी, सरकारी घर था, उसे अब किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी। इसके बाद जो होटल मालिक होता है वो एक दफ़ा उससे मिलने के लिए भी जाता है। हिमानी उनका अच्छे से वेलकम करती है और बाबूजी बाबूजी कहकर उनको संबोधित करती है। अब होटल मालिक जैसे ही उससे मिलने के लिए आया था तो एकदम से उसे उन मौलवी साहब की भी याद आ जाती है, क्योंकि मौलवी साहब और उनकी बीवी ने भी उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था और 2 साल तक उसकी देखरेख की थी और 12वीं क्लास तक की उसे शिक्षा दिलाई थी। इसके बाद हिमानी मौलवी साहब से मिलने का मन बना लेती है और अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर सीधा मौलवी साहब के घर चली जाती है। अब इन बातों को लगभग 7 साल बीत गए थे और 7 साल बाद हिमानी एक कलेक्टर साहिबा के भेष में सीधा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां वो कभी मौलवी साहब और उनकी बीवी के साथ रहा करती थी। वहां पहुंचने के बाद वो देखती है कि जिस घर में कभी वो रहा करती थी वो घर फिलहाल नहीं है। उस घर की जगह एक टूटी फूटी झोपड़ी बनी हुई है। तो हिमानी उस झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। सामने मौलवी साहब अपनी चारपाई पर बैठे हुए थे और हिमानी की तरफ असमंजस भरी निगाहों से देख रहे थे। हिमानी जाकर उनके पैर छूने लगती है तो मौलवी साहब उससे कहने लगते हैं कि बेटी कौन है और तू मेरे पैर क्यों छू रही है। तो हिमानी उनसे कहने लगती है कि अब्बा आप मुझे भूल गए, मैं हिमानी वर्मा हूँ और मैं एक जिला कलेक्टर बन गई हूँ। अब जैसे ही मौलवी साहब हिमानी का नाम सुनते हैं उन्हें पता चलता है कि वो जिला कलेक्टर बन गई है। अब मौलवी साहब फूट फूट कर रोने लगते हैं और रोते हुए हिमानी को गले से लगा लेते हैं। अब जब मौलवी साहब की झोपड़ी के सामने एक बहुत बड़ी कार आकर रुकी थी तो गांव के लोगों में हड़कंप मच जाता है और सभी सोचने लगते हैं कि मौलवी साहब ने ऐसा क्या कर दिया जो इनकी झोपड़ी पर इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और साथ में पुलिस भी है, क्योंकि हिमानी के साथ सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां भी रहती थी। तो सभी गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद जैसे ही सब लोगों को पता चलता है कि ये वही हिमानी है जो 2 साल पहले इसी गांव में रहती थी, तो सभी लोग हिमानी की इस कामयाबी की बेहद खुशी मनाते हैं और हिमानी को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। अब हिमानी मौलवी साहब से कहती है कि बाबा अम्मा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तो बाबा बताते हैं कि बेटी उनको गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं। ये बात सुनकर हिमानी रोने लगती है और कहती है कि अब्बा चलो अब आपको यहाँ नहीं रहना है। पहले तो मौलवी साहब उससे मना कर देते हैं, कहते हैं कि बेटी मुझे यहीं पर रहने दो, लेकिन हिमानी उनसे जिद करती है, कहती है कि बाबा आपको मेरे साथ चलना होगा और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन मौलवी साहब उससे कहते हैं कि बेटी यहाँ पर पास में मस्जिद है तो मैं वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं वहाँ ये काम कैसे करूँगा। तो हिमानी उन्हें बताती है कि जहाँ पर मेरा घर है उससे थोड़ी दूर पर ही एक मस्जिद है, वहाँ जाकर आप नमाज पढ़ लिया करना। अगर आपको यह लगता है कि मैं हिंदू हूँ तो यह चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपने जिस वक्त मेरी मदद की थी तो आपने ये चीज़ नहीं देखी कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ। आपने इस चीज़ का बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया। तो मैं भी आपकी सेवा इसी तरह से करूँगी। आप मेरे पिता समान हो और पिता की तरह ही मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर हिमानी मौलवी साहब को अपने साथ ले जाती है और उसकी इस बात को देखकर गांव के सभी लोग वाह वाह करने लगते हैं। मौलवी साहब उसके घर में रहा करते हैं और पास वाली मस्जिद में नमाज अदा करने चला जाया करते हैं। हिमानी मौलवी साहब की अच्छी तरह से देख रेख किया करती है। जब कभी हिमानी से कोई मिलने के लिए आया करता है तो मौलवी साहब को घर के अंदर देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है, लेकिन हिमानी पूरी कहानी उनको बताया करती है तो वो लोग भी हिमानी की तारीफ किया करते हैं और कहते हैं कि ये होती है असली इंसानियत। कभी कभी वो होटल मालिक भी उनसे मिलने के लिए आया करता है, अपना सह परिवार और अपनी बेटी को हिमानी को दिखाकर बताया करता है कि ऐसी होती है बेटियां। हिमानी दोनों का अपने पिता की तरह मान सम्मान किया करती है। होटल मालिक अपने घर में रहा करते हैं,
लेकिन मौलवी साहब उनके पास ही रहा करते हैं। और कुछ दिनों बाद हिमानी ने अपने बराबर की रैंक वाले एक अधिकारी से शादी कर ली। शादी होने के बाद हिमानी ने अपने पति से साफ साफ कह दिया कि ये मेरे पिता है और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इनकी भी सेवा करनी होगी। हिमानी का पति जैसे ही पूरी कहानी को सुनता है कि किस तरह से हिमानी IAS ऑफिसर बनी है और किस समय में मौलवी साहब ने उनका साथ दिया था, तो जो हिमानी का पति होता है उसकी आंखों में भी मौलवी साहब की इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है और वह भी उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक लड़की की जिसके माता पिता उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने मुकाम को हासिल किया और कामयाब होकर इस समाज में दिखाया। आप क्या कहना चाहते हो मौलवी साहब और होटल मालिक जैसे व्यक्ति के बारे में? जो आपकी भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।